नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग भारतीय कला व संस्कृति के अंतर्गत भारतीय वास्तुकला का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक बौद्ध वास्तुकला के बारे में पूरा जाना था। तो आपने अगर अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो उनको पहले देख लीजिए। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मंदिर स्थापत्य के बारे में। इसमें हम लोग समझेंगे कि मंदिरों का निर्माण कब से और कैसे शुरू हुआ, और जानेंगे उनके विकास के बारे में। और हम फिर उसके बाद जानेंगे मंदिर निर्माण करने की कुछ शैलियों के बारे में। और फिर हम बात करेंगे भारत और विदेश में स्थित कुछ महत्वपूर्ण मंदिर और उनसे जुड़ी खास बातों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मंदिर स्थापत्य के बारे में। तो मंदिर स्थापत्य में सबसे पहले हम मंदिर शब्द के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो मंदिर शब्द जो है हमारा, वो संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ होता है देवालय या फिर घर। तो इस प्रकार से मंदिर हम उस स्थान को कह सकते हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति जो अपने किसी भी देवी या देवता की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करता है और उसके सामने बैठकर चिंतन या ध्यान करता है। तो इस तरह के सभी जगहों को हम मंदिर कह सकते हैं। और मंदिर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तो उसी आधार पर मंदिर शब्द के अर्थ को भी हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। तमिल मंदिर को हम कोविल कहते हैं। वहीं कन्नड़ में इसे देवस्थान या गुड़ी नाम से जाना जाता है। और तेलुगु में मंदिर को आलयम नाम से जाना जाता है। और मलयालम में इसे क्षेत्रम कहते हैं। तो इस तरह से मंदिर को हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जानते हैं, मगर इन सभी का अर्थ एक ही होता है कि वो स्थान जहां पर जो व्यक्ति जिस भी देवी देवता को मानता है उसकी मूर्ति रखकर उसकी पूजा करता है, तो उस तरह के सभी स्थानों को हम मंदिर कहते हैं। मंदिर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं संदर्भ किस्म के मंदिर। ये मंदिर वो मंदिर होते हैं जिनमें मंदिर में स्थित गर्भगृह, जहां पर किसी देवी या देवता की मूर्ति रखी रहती है, उसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया जाता था। तो इस प्रकार के मंदिर को हम संदर्भ किस्म के मंदिर कहते हैं। और कुछ मंदिर ऐसे होते थे जिनमें इन प्रदक्षिणा पथ का निर्माण नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार के मंदिर को हम कहते हैं निरंतर किस्म के मंदिर। इसके बाद है सर्वतोभद्र किस्म के मंदिर। तो इस प्रकार के मंदिर वो होते थे जिनमें हर तरफ से प्रवेश द्वार होता था। मतलब इसमें आप हर तरफ से प्रवेश कर सकते हैं, इसका कोई एक मुख्य प्रवेश द्वार नहीं होता था। तो इस प्रकार के मंदिर को हम सर्वतोभद्र किस्म के मंदिर कहते हैं। अब बात करेंगे मंदिर के कुछ प्रमुख भागों के बारे में, जिसमें सबसे पहला भाग है उसका गर्भगृह। तो किसी भी मंदिर का गर्भगृह उसका वो भाग होता है जहां पर उस मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है। ये किसी भी मंदिर का सबसे प्रमुख भाग होता है। इसके बाद इसका दूसरा भाग है मंडप। तो किसी मंदिर का मंडप वो भाग होता है जहां पर पूजा करने आए लोगों के लिए उनको एक जगह दी जाती है, उस जगह को हम मंडप कहते हैं। इसके बाद इसका तीसरा भाग है इसका शिखर। तो किसी भी मंदिर का शिखर उसका ऊपरी भाग होता है, जो हमें एक पर्वत या फिर एक पिरामिड के रूप में दिखाई देता है। इसको हम शिखर कहते हैं। इसके बाद इसका सबसे अंतिम भाग है इसका वाहन। तो किसी भी मंदिर का वाहन वो स्थान होता है जो किसी भी मंदिर के सबसे पवित्र स्थल के सामने स्थापित किया जाता है, जिसे हम उस मंदिर के प्रमुख देवता का आसन भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे मंदिरों के निर्माण के बारे में। तो मंदिरों का निर्माण हमारे यहाँ मौर्य काल से माना जाता है, मगर मौर्य काल में निर्माण किए गए इन मंदिरों में काफ़ी कमियां होती थी। फिर धीरे धीरे कर कर इन कमियों को सुधारा गया, और इन सुधारों के बाद गुप्त काल तक आते आते इन मंदिरों में काफ़ी सुधार हुए। और फिर गुप्त काल में हमें इन मंदिरों का एक विकसित रूप देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं
कि मंदिरों के वास्तविक निर्माण को हम लोग गुप्त काल से जानते हैं, जिसे हम भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि शुरू के मंदिर में बहुत सारी कमियां होती थी और इन कमियों को धीरे धीरे सुधारा गया। इन्हीं सुधारों को हम लोग मुख्य रूप से 5 चरणों में पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके प्रथम चरण के बारे में। तो इस चरण में जो मंदिर होते थे, उनकी खास बात ये होती थी कि उनकी छतें जो होती थीं, वो सपाट होती थी, मतलब प्लेन होती थी। और इसकी दूसरी विशेषता ये है कि इन मंदिरों का जो निर्माण होता था, उसका आकार वर्गाकार होता था, मतलब इसका निर्माण एक वर्ग के आकार के रूप में किया जाता था। और इसकी तीसरी विशेषता यह थी कि इस मंदिर का निर्माण एक चबूतरे के ऊपर किया जाता था, जिसे हम जगती कहते थे। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के सांची में स्थित मंदिर संख्या 17 हमारे प्रथम चरण का ही एक उदाहरण है। अब बात करते हैं इसके दूसरे चरण के बारे में। तो इस चरण में जो मंदिर बनाए गए थे, उनका निर्माण लगभग कुछ पहले चरण के मंदिरों जैसा ही था। बस इसमें जो इनका मंच होता था, जिसे हम इसका चबूतरा भी कहते हैं, उसको जमीन से काफी ऊपर बनाया गया था। और किसी किसी जगह पर हमें इन्हीं मंदिरों का निर्माण 2 मंजिला भी देखने को मिलता है। और इस चरण के मंदिरों में एक सुधार और किया गया। इसमें जो गर्भगृह होता था, उसके चारों ओर एक ढका हुआ रास्ते का निर्माण करवाया गया। मध्य प्रदेश में स्थित नचना कुठार का पार्वती मंदिर इसी चरण का एक उदाहरण है। अब बात करते हैं मंदिर निर्माण के तीसरे चरण के बारे में। तो इस चरण में सबसे पहले जो मंदिर की छत सपाट हुआ करती थी, उनको एक शिखर का रूप दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सपाट छत के होने से पानी की समस्याएं काफी होती थी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए उनकी छतों को एक शिखरनुमा शेप में बनाया जाने लगा। मगर ये शिखर अभी भी आकार में छोटे हुआ करते थे। इसी चरण में हमने मंदिरों के निर्माण की पंचायतन शैली की शुरुआत हुई। पंचायतन शैली वो शैली होती है जिसके अंतर्गत मंदिर के प्रमुख देवता को बीच में रखा जाता है, जबकि उसके चारों तरफ 4 छोटे-छोटे मंदिरों का निर्माण करवाया जाता था। इस शैली को हम पंचायतन शैली कहते हैं। इसी शैली के आधार पर उत्तर प्रदेश में स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर हमारे तीसरे चरण का भी एक उदाहरण है। अब बात करते हैं मंदिर निर्माण के चौथे चरण के बारे में। तो इस चरण में ज्यादा कुछ अंतर नहीं किए गए। इस चरण में जो मंदिरों का निर्माण किया गया, वो लगभग पूरे पहले जैसे मंदिर को जैसा ही था। बस इसमें ये किया गया कि जो प्रमुख मंदिर होता था, अभी तक हमने उसका आकार एक वर्ग के रूप में देखा था, जबकि इस चरण में इन वर्गाकार मंदिरों का निर्माण न कर कर बल्कि आयताकार रूप में किया गया। महाराष्ट्र में स्थित तेर मंदिर हमारा इसी चरण का एक उदाहरण है। अब बात करते हैं इसके सबसे आखिरी चरण, पांचवें चरण के बारे में। तो इस चरण में जो मंदिर निर्माण किए गए थे, वो सभी लगभग पहले जैसे मंदिर के ही जैसे थे। बस इनमें जो मुख्य मंदिर होता था, उसके सामने जो चबूतरे बनाए जाते थे, वो आयताकार में और जमीन से काफी ऊपर बनाए जाने लगे। इसके अलावा बाकी सारी विशेषताएं पहले जैसे मंदिरों की ही थी। पांचवें चरण के मंदिर को हम बिहार राज्य के राजगीर जिले में मनियार मठ को देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने मंदिर निर्माण के कुछ प्रमुख चरणों के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे हम बात करेंगे मंदिर निर्माण की कुछ प्रमुख शैलियों के बारे में, जिनके आधार पर आगे चलकर मंदिरों का निर्माण किया गया। तो चलिए आगे शुरू करते हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं मंदिर वास्तुकला की शैलियों के बारे में। तो जैसा कि हमने बताया कि मंदिरों का वास्तविक निर्माण हमारे यहाँ गुप्त काल से माना जाता है। गुप्त काल से ही मंदिरों का वास्तविक निर्माण कार्य चालू हुआ और उसके बाद से अलग-अलग राजाओं, अलग-अलग वंशों के अंदर इन मंदिरों का निर्माण होता रहा, जिससे इसमें कुछ नए-नए बदलाव आते रहे और यही बदलाव इनकी शैलियों के रूप में सामने आए। उदाहरण के तौर पे नागर शैली, द्रविड़ शैली, नायक शैली, बेसर शैली, होयसल शैली, विजयनगर शैली, पाल और सैन शैली। तो इस प्रकार से हम मंदिर निर्माण की विभिन्न शैलियों को देखते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ज़्यादा करके शैलियों का निर्माण हमारा मुख्य रूप से 3 मानी जाती हैं। पहली नागर शैली, दूसरी द्रविड़ शैली और तीसरी बेसर शैली। ज़्यादा करके मंदिरों का निर्माण इन्हीं 3 शैलियों के आधार पर किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नागर शैली के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें अगर नागर शैली के बारे में, तो इस शैली के मंदिरों का निर्माण 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में भारत के उत्तरी भाग में कई सारे मंदिरों का निर्माण किया गया, क्योंकि इन मंदिरों का निर्माण नगरों में किया गया था, जिसकी वजह से हम इसे नागर शैली के नाम से जानते हैं। और बात करेंगे इस विस्तार क्षेत्र के बारे में, तो नागर शैली के मंदिरों का निर्माण ज़्यादा करके भारत के उत्तरी भाग में किया गया था। इस तरह के नागर शैली के मंदिरों को आप भारत के उत्तर में हिमालय से लेकर भारत के मध्य में स्थित विंध्य पर्वत की श्रेणी तक आपको देखने को मिल जाएंगे। और नागर शैली के मंदिरों का निर्माण भारत के उत्तरी भाग में कई अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग राजाओं और वंशों के द्वारा करवाया गया। जैसे बात करें अगर बंगाल की, तो बंगाल में नागर शैली के मंदिरों का निर्माण पाल और सेन वंश के द्वारा करवाया गया। और ओडिशा में इस शैली के मंदिरों का निर्माण सोम, चेदी और गंग वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया। और बात करें अगर मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश में मंदिर निर्माण की नागर शैली का प्रयोग चंदेल, परमार और कलचुरी वंश के राजाओं के द्वारा किया गया। और उत्तर प्रदेश में इस शैली का प्रयोग करके प्रतिहार और गढ़वाल वंश के राजाओं ने कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। और गुजरात में इस नागर शैली का प्रयोग चालुक्य और सोलंकी वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया। तो यहाँ तक हमने नागर शैली के बारे में थोड़ा सा परिचय जाना और जाना कि उसके विस्तार क्षेत्र कौन कौन से थे। तो आपको इस बात को याद रखना है कि नागर शैली के मंदिरों का निर्माण किन किन क्षेत्रों में हुआ था और इनका निर्माण किन किन वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। अब इसके आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे नागर शैली की पूरी संरचना के बारे में। यहाँ से आप ये जानेंगे कि कैसे आप किसी भी मंदिर को देख के पहचान सकते हैं कि वो नागर शैली का है या नहीं है। तो चलिए अब नागर शैली की पूरी संरचना के बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित कंदरिया का महादेव मंदिर है, जिसका निर्माण चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन ने करवाया था और इस पूरे मंदिर को नागर शैली की आधार पर ही बनाया गया था। तो इसी मंदिर का प्रयोग करके हम पूरी नागर शैली की संरचना को समझेंगे। तो नागर शैली के आधार पर जो मंदिर बनाए जाते थे, उनकी सबसे पहली विशेषता ये होती थी कि इस तरह के मंदिर जो होते थे, वो नीचे से आपको आयताकार दिखाई देंगे, मगर जैसे-जैसे आप ऊपर चलते चले जाएँगे, तो ये मंदिर पतले होते चले जाते हैं। इनकी सबसे पहली पहचान यही होती है। और नागर शैली के मंदिरों की दूसरी विशेषता ये होती थी कि इसमें जो मुख्य मंदिर होता था, उसके सामने पहले 3 मंडपों का निर्माण किया जाता था, जिन्हें हम क्रमशः अर्धमंडप, दूसरा मंडप
और तीसरा महामंडप के नाम से जानते हैं। इसके बाद नागर शैली के मंदिरों में ऊपर स्थित शिखर और नीचे गर्भगृह के बीच में कुछ गलियारे बनाए जाते थे। इन गलियारों को हम अंतराल नाम से जानते हैं। और इस शैली के मंदिरों की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें जो शिखर होता था उसके ऊपर एक चोटी बनाई दी जाती थी। इस चोटी को हम उरु श्रृंग कहते हैं। वहीं इस शैली के शिखर के ऊपर सबसे ऊपर एक चोटी बना दी जाती थी। इस चोटी को हम कलश कहते हैं। नागर शैली के मंदिरों की सबसे मुख्य विशेषता इसके ऊपर बने इस शिखर की होती है। इसी से हम अधिकतर पहचान सकते हैं ये कि ये नागर शैली का है या नहीं है। इसी भाग को हम आमलक कहते हैं। और मंदिर के गर्भगृह के ऊपर स्थित इस भाग को हम शिखर कहते हैं। और इस शिखर के नीचे मंदिर का सबसे मुख्य भाग जहां पर उस मंदिर को समर्पित देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है, जिसे हम गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए गलियारों का निर्माण किया जाता था, जिन्हें हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और इस पूरी संरचना को एक काफी ऊंचे चबूतरे पर निर्माण किया जाता था, जिसे हम जगती कहते हैं। इस जगती में कभी कभी आपको एक ओर से जीने मिल जाएंगे, तो कभी कभी इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको तीनों ओर से जगती में कई सारे जीनों का निर्माण किया जाता था। तो इस तरह से पूरी एक नागर शैली के मंदिर की संरचना तैयार होती है। तो अब आप किसी भी मंदिर को देख के ये पता कर सकते हैं कि उस मंदिर का निर्माण नागर शैली के आधार पर किया गया है कि नहीं किया गया है। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप देख के भी पता कर सकते हैं। नागर शैली के मंदिरों के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पूरे एक मनुष्य के शरीर के अंगों को ध्यान में रखकर किया गया है। जैसे मनुष्य का पूरा शरीर जो है उसके पैरों पर टिका होता है, उसी प्रकार से एक मंदिर का पूरा भाग उसके चबूतरे पर टिका होता है, जिसे हम जगती कहते हैं। यानी कि मंदिर के जगती की तुलना मनुष्य के पैरों से करी गई है। वहीं थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो मनुष्य का जो गुप्त क्षेत्र होता है उसकी तुलना मंदिर में स्थित गर्भगृह से करी गई है। और फिर जैसे मनुष्य का ऊपर का जो हिस्सा होता है जिसे हम स्कंद वक्ष कहते हैं, उसकी तुलना मंदिर के शिखर से करी गई है। और जबकि जो मनुष्य का सबसे ऊपरी भाग उसका सिर होता है, उस मनुष्य के सिर की तुलना मंदिर के सबसे ऊपर स्थित आमलक से करी गई है। तो इस तरह से मान्यता है कि इस पूरे मंदिर का निर्माण एक मनुष्य के आधार पर किया गया है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं नागर शैली की उपशैलियों के बारे में। तो जो नागर शैली के मंदिर होते थे उनका निर्माण अलग अलग क्षेत्रों में होने की वजह से वहां के राजाओं ने उनमें कुछ बदलाव किए, और उन बदलाव के बाद जो शैलियां तैयार हुई उन्हें हम नागर शैली की उपशैलियां कहते हैं। जैसे उड़िया उपशैली, तो इस उपशैली का प्रयोग उड़ीसा में किया गया। और इसके बाद है अंतर्वेदी उपशैली। इस उपशैली का प्रयोग उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्रों में किया गया। इसके बाद है खजुराहो उपशैली। इस उपशैली का प्रयोग ज्यादा करके मध्य प्रदेश में किया गया। इसके बाद है चालुक्य और सोलंकी उपशैली। इस शैली का प्रयोग गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में किया गया। और इसके बाद सबसे आखिर में है कश्मीरी उपशैली। इस शैली का प्रयोग कश्मीर में जो मंदिर निर्माण किए गए थे उनमें किया गया था। तो यहाँ तक हमने नागर शैली के बारे में पूरा जाना और पढ़ा उनकी नागर शैली की कुछ उपशैलियों के बारे में। तो यहाँ तक आपको नागर शैली के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे
द्रविड़ शैली के बारे में। चलिए अब जाने द्रविड़ शैली के बारे में। तो भारत में 7वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में भारत के दक्षिण भाग में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया था। और इन मंदिरों के निर्माण में जिस शैली का प्रयोग किया गया उसे हम द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस शैली का प्रयोग ज्यादा करके चोल शासकों द्वारा किया गया था, जिसकी वजह से हम इसे चोल वास्तुकला के नाम से भी जानते हैं। और बात करें इसके विस्तार क्षेत्र के बारे में, तो जैसा कि हमने बताया कि इस शैली के मंदिर पूरी तरह से पूरे दक्षिण भारत में फैले हुए थे। तो दक्षिण भारत के ही कुछ प्रमुख राज्य हैं जहां पर इस शैली के मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो इस तरह से इसके विस्तार क्षेत्र में दक्षिण भारत के इन क्षेत्रों में द्रविड़ शैली के मंदिरों का विकास हुआ। और मंदिर निर्माण की सभी शैलियों में द्रविड़ शैली ही एकमात्र ऐसी शैली है जो काफी समय तक अपने वजूद को बनाए रखा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के उत्तरी भाग में मुसलमानों के आक्रमण की वजह से बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, लेकिन दक्षिण भारत में इनके आक्रमण का प्रभाव नहीं रहा, जिसकी वजह से द्रविड़ शैली के मंदिर आज भी हमें पूरी तरह सुरक्षित देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं द्रविड़ शैली के मंदिरों की संरचना के बारे में। द्रविड़ शैली का प्रयोग करके भारत के दक्षिण भाग में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें से एक मुख्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित बृहदेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राज राज ने करवाया था। क्योंकि इस पूरे मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली के आधार पर किया गया था, तो हमने इसी मंदिर को आधार मानते हुए एक रफली फिगर तैयार किया है, जिससे हम द्रविड़ शैली की संरचना को पूरी तरह से समझ सकें। तो इस शैली की सबसे पहली विशेषता ये होती थी कि इसमें जो पूरा मंदिर परिसर होता था उसको चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से कवर किया जाता था। और इन चारों दीवारों में जो सामने वाली दीवार होती थी उस पर एक बहुत ही ऊंचे और अच्छे मंदिर का निर्माण किया जाता था, जिसे हम गोपुरम कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो चित्र है ये है गोपुरम का। और द्रविड़ शैली के मंदिरों के निर्माण में पंचायतन शैली का प्रयोग किया जाता था, जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था कि इसमें एक मुख्य मंदिर होता था और उसके आसपास 4 छोटे-छोटे मंदिरों का निर्माण करवाया जाता था। इन 4 छोटे-छोटे मंदिरों को हम उपमंदिर या फिर सहायक मंदिर के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करें अगर द्रविड़ शैली के मंदिरों के शिखर के बारे में, तो इनका जो शिखर होता था वो घुमावदार ना होकर बल्कि एक पिरामिड के आकार का होता था। जैसा कि हमने नागर शैली में देखा था कि उनके जो शिखर होते थे वो थोड़े घुमावदार होते थे, जबकि द्रविड़ शैली के जो शिखर बनाए गए थे उनको सीधा बनाया गया था, जैसे कि एक पिरामिड होते हैं। इन्हीं शिखर को हम विमान कहते हैं। और इसी विमान के ऊपर एक चोटी का निर्माण किया जाता था, जैसा कि हमने नागर शैली में देखा था जिसको हम कलश कहते थे। वैसा ही कुछ द्रविड़ शैली में विमान के ऊपर एक चोटी बनाई जाती थी। बस फर्क इतना है कि जो नागर शैली में कलश होता था वो गोलाकार होता था, जबकि द्रविड़ शैली में जो ऊपर ये चोटी बनाई जाती है ये अष्टकोणाकार की होती है। और मंदिर के ऊपर जो ये विमान बनाया जाता था ये केवल मुख्य मंदिर के ऊपर बनाया जाता था। बाकी इन चारों जो उनके उप मंदिर होते थे इनके ऊपर इस विमान का निर्माण नहीं किया जाता था। जैसा कि हमने नागर शैली में देखा था कि वहां पे हर मंदिर के ऊपर शिखर का निर्माण किया जाता था, लेकिन द्रविड़ शैली में ऐसा नहीं था। और इस शैली के मंदिर में जो मुख्य द्वार होता था जहां पर हमारा एक गर्भगृह होता था, इसी गर्भगृह के सामने एक सभा हॉल का निर्माण किया गया था, जिसे हम अंतराल नाम से जानते हैं।
द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते थे, उनकी सबसे खास बात ये होती थी कि उसके मंदिर परिसर के अंदर एक जलाशय का निर्माण किया जाता था। क्योंकि हमें मंदिर की सभी शैलियों में जलाशय के निर्माण को नहीं देखने को मिलता है। केवल द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते थे, उन्हीं में के परिसर में एक जलाशय का निर्माण किया जाता था। तो इस तरह से पूरी एक द्रविड़ शैली के मंदिर की संरचना तैयार होती है। तो मुझे यहाँ से आशा है कि आप द्रविड़ शैली और नागर शैली के अंतर को अब अच्छी तरह से पहचान सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि किस मंदिर का निर्माण किस शैली के आधार पर किया गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मंदिर निर्माण की तीसरी सबसे मुख्य शैली के बारे में, जिसका नाम है वेसर शैली। तो बात करें अगर वेसर शैली के मंदिरों के निर्माण के बारे में, तो इनका निर्माण 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। वेसर शैली के मंदिरों का निर्माण ज्यादा करके चालुक्य राजाओं द्वारा करवाया गया था, इसलिए हम इसे चालुक्य शैली के नाम से भी जानते हैं। और इसी शैली को हम मिश्रित शैली भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसर शैली के जो मंदिरों का निर्माण किया गया था, उसमें आपको नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिलाकर जिन मंदिरों का निर्माण किया गया था, उन्हीं को हम बेसर शैली कहते हैं। और बात करें अगर इसके विस्तार क्षेत्र के बारे में, तो वेसर शैली के मंदिरों का निर्माण विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक किया गया था। इस बीच में जिन क्षेत्रों में वेसर शैली के मंदिरों का निर्माण किया गया था, वो मुख्य रूप से हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश। इन क्षेत्रों में बेसर शैली का प्रयोग करके बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया है। अगर आपसे कभी पूछता है कि वेसर शैली के मंदिरों का निर्माण किस राजा के वंश के द्वारा करवाया गया, तो वो मुख्य रूप से हैं मानखेत के राष्ट्रकूट, दूसरे हैं कल्याणी के चालुक्य, उसके बाद है देवगिरी के यादव, और सबसे आखिर में है द्वार समुद्र के होयसल। इन सभी वंशों में ज्यादा करके जिन्होंने वेसर शैली का प्रयोग किया, वो मुख्य रूप से हैं मानखेत के राष्ट्रकूट और कल्याणी के चालुक्य। इन वंशों द्वारा बहुत सारे वेसर शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो चलिए अब थोड़ा जान लेते हैं वेसर शैली की कुछ संरचना के बारे में। तो वेसर शैली के आधार पर कई सारे मंदिरों का निर्माण किया गया था, जिसमें से हमारा एक एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इसी के आधार पर हम थोड़ा सा वेसर शैली के बारे में समझेंगे। तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि वेसर शैली एक तरह से नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिला जुला ही रूप है, इसलिए आपको इसमें दोनों मंदिरों की विशेषताएं देखने को मिल जाएंगी। बस इस प्रकार के मंदिरों में जो प्रदक्षिणा पथ होता था, वो खुला हुआ होता था, जबकि हमने देखा था कि नागर शैली में यही प्रदक्षिणा पथ ढका हुआ होता था। बेसर शैली में जो उनके शिखर का निर्माण किया जाता था, उसको वर्गाकार किया जाता था, जो कि हमारी नागर शैली की विशेषता। जबकि इन्हीं शिखरों पर, जिन्हें हम विमान भी कहते हैं, इन पर मूर्तियों का निर्माण किया जाता था, जो कि हमारी द्रविड़ शैली की विशेषता है। तो इस तरह से आप बेसर शैली के मंदिरों में नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताओं को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने यहाँ तक
मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हम आगे चल के देखेंगे कि इन शैलियों में थोड़े-थोड़े बदलाव किए गए और ये बदलाव अलग-अलग राजाओं द्वारा किए गए, जिसकी वजह से उन शैलियों में उन राजाओं के आधार पर या फिर उन क्षेत्रों के आधार पर उस शैली का नाम पड़ गया, जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब हम अगली वीडियो में भारत और विश्व के स्थित मंदिरों की बात करेंगे, तो हम साथ ही साथ ये जो अलग से छोटी-मोटी शैलियाँ होती हैं, इनको भी साथ में बताते चलेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।